अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला चौधरी और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज का मजमूई तौर पर छठा मैच नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है और दोनों टीमों के दरमियान ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। नीदरलैंड्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि हम पिछले भी तमाम मैचेस में देखते आ रहे हैं कि जो भी टॉस जीतता है वो फील्डिंग का फैसला करता है। और इस वक्त कीवी टीम की बैटिंग जारी है, कुछ ही देर में पहली इनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी उस पर भी कुछ हम तबसरा करेंगे। हमारे साथ इजहार बाजवा हैं और इरफान ज़हीर हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तो इरफान, सबसे पहले तो आप मुझे टॉस के हवाले से बताएं कि जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं कि जो भी टॉस जीतता है वो फील्डिंग का फैसला करता है, तो आज के इस मैच के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? अब बिल्कुल 90% या हम देख रहे हैं कि 95% यही आपको मोस्ट लाइकली डिसीजन नजर आएगा टॉस जीतने के बाद, क्योंकि ड्यू फैक्टर आपका आना ही आना है। और क्योंकि कंडीशन ये जो वेदर है समहाउ सिमिलर है पाकिस्तान से, तो अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो ड्यू काफ़ी ठीक ठाक होती है। हाँ, नॉर्थ साइड पे हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ी कम होगी, बट हर वेन्यू के अकॉर्डिंगली आपने उसका देखना। कल अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच था तो सेकंड पार्ट पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ड्यू आई और हमने देखा कि शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट लेने के बाद जब ड्यू आ गई तो फिर विकेट नहीं ले पाए और बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे गीली बॉल करवा रहे और आपको ग्रास पे भी नजर आ रहा था अच्छा खासा कि आउटफील्ड टोटल वेट थी। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया से भी कल मिसरीड हुई, उन्होंने पिच को ज्यादा एम्फसाइज किया कि वेट एयर आएगा और हमारे लिए बैटिंग सेकंड मुश्किल हो जाएगी, बट उनको पहले ये देखना चाहिए था कि वेट एयर तो बाद की चीज है, अगर बॉल ही नहीं आप ग्रिप कर पाएंगे तो कैसे करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने बाकी तमाम टीम के लिए एक मैसेज दे दिया, उनसे सीखने का मैसेज मिल गया, हमें लेसन मिल गया उनसे कि उन्होंने जो गलती की है किसी और ने रिपीट नहीं करनी। दूसरा, जो आज के मैच की बात करें तो नीदरलैंड ने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान को भी 286 पे आउट किया था, उनके पास एक आउटसाइड चांस था। उस दिन लकीली बहुत लेट ड्यू आई और समहाउ जब हमारे पेस बॉलिंग रिवर्स स्विंग कर रहे थे ड्यू नहीं थी, तो अगर थोड़ा सा पहले आ जाती तो वो मैच मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते थे। और आज भी बिट्स एंड पीसेस में हमने देखा कि परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है, बट जैसे पार्टनरशिप बड़ी लगती है कोई ना कोई विकेट आउट कर लेते हैं वो। अभी 301 रन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 ओवर का मैच बाकी है, तो वो कोशिश तो खैर करेंगे मैक्सिमम रन बनाने की, बट कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी टीम जो समहाउ वीकर ऑपोजिशन कहना चाहिए, उसके पास एक आउटसाइड चांस होता है कि अगर ड्यू आ जाती है और आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती है तो वो आपको चेज कर सकते हैं। जिस तरह उनको मालूम है कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत 36 ओवर में ऑलमोस्ट 288 का टारगेट को चेज कर लिया, तो अब उनके माइंड में ये भी था कि इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी और हम ट्राई करते हैं। और मेरा ख्याल है 306 हो चुके हैं अभी तक। अच्छा इरफान, कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि उस स्टेडियम की जो पिच थी वो काफ़ी उस पर क्रैक्स पड़े हुए थे, लेकिन ये जो राजी स्टेडियम है इसकी पिच के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हैदराबाद जैसे हमने बात की बेटर नजर आ रही है जी, ये बेहतर पिच है, बॉल इवन है, एक लिमिटेड जिसे कहना चाहिए बॉल पड़ने के बाद सरफेस पे ग्रिप करके स्पिन होता है, कल की तरह नहीं था जैसा चेन्नई में हमने देखा। उस पर तो आपका जो बॉल लगने के बाद खासतौर पर जब क्रैक पे पड़ता था इतना शार्प स्पिन करता था कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है बैटर के लिए खेलना। तो ये उसकी निस्बत बहुत रीजनेबल बैलेंस पिच है, जिसे कहना चाहिए बैटर के लिए भी उतनी है, क्योंकि इक्वल बाउंस है, कोई बॉल लो बाउंस या एकदम कई दफ़ा होता है कि बॉल आपका एक्स्ट्रा हाई पे आता है, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को सूट करती है ये, बैटर को भी और लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर मेरा ख्याल है जाके बैटिंग कन्वीनियंट हो जाएगी, क्योंकि अंडर द लाइट्स और अगर ड्यू थोड़ा बहुत भी आता है और हम देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी भी इसमें थोड़ी कम है, तो पॉसिबिलिटी तो सारी इसमें लग रही है कि ग्रेजुअली शायद ड्यू का पॉसिबिलिटी बने। बट मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड क्योंकि एक बेहतर साइड है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनके पास। पेस अटैक की बात करें तो आज फर्गसन भी उनके वन ऑफ द दुनिया के बेस्ट बॉलर भी कहना चाहिए और खासतौर पे 145 प्लस नॉट्स की बॉलिंग करवाते हैं। अच्छा। जो ये वीकर लिंक की बैटिंग होती है, ये दो चीज़ों पे फंसती है। एक तो ये आला क्वालिटी स्पिनिंग पे फंसेंगे हमेशा, दूसरा ये जब जैसे ही 140 प्लस या 145 प्लस का बॉलर आएगा ये उस पर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग कहनी चाहिए वो होती इस तरह की कंपोजिशन इनकी ये होती है कि जो अपने डोमेस्टिक कह लें आप या लीग क्रिकेट कह लें, उसमें एक आप कहना चाहिए कि आप नॉर्मल पेस को खेलते चले आ रहे हैं, एक 130 से 135 के इन बिटवीन, तो उनको प्रैक्टिस उसी पेस की होती है। जब वो 10-15 का फर्क आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो ओबियसली फिर आप स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, मैच के हवाले से भी मजीद भी हम बात करेंगे। अभी पिचेस की जैसे बात हो रही है तो इजहार, हमने इससे पहले धर्मशाला का जो स्टेडियम था
उसके हवाले से भी सुना कि वहाँ पर जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच था तो जो खिलाड़ी थे वो सीरियस इंजरी से बाल बाल बचे थे, और अभी भी कल भी एक मैच है वहाँ पर, तो वही कंसर्न्स जो हैं वो शो किए जा रहे हैं। क्या ये जो पिचेस बनाई गई हैं ये आईसीसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है? देखिए, पिचेस तो आईसीसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हैं, और जहाँ मर्जी जिस मर्जी मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा हो, थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी आएंगी, थोड़ी बहुत ग्राउंड भी एक जैसे नहीं होते, और हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत एक किस्म का बड़े आज़म ही है। तो जो कंडीशंस या ग्राउंड या पिचेस नॉर्थ में होंगी, उस तरह के कंडीशंस ग्राउंड या पिचेस साउथ में नहीं होंगी, या वेस्ट में जिस तरह ईडन गार्डन्स कलकत्ता में है, चेन्नई में जो कल मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, अब ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है जहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है, जिस तरह यहाँ पे मरी का मौसम होता है, तो हर और कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, तो ये बहुत बड़ा बड़े आज़म है, और तो कंडीशंस और पिचेस ग्राउंड भी हर एरिया के मुख्तलिफ हैं। तो एक स्टैंडर्ड किस्म की हम एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि अदरवाइज ये थोड़ी बहुत अगर कोई वैलिड कंसर्न्स भी है तो आई एम श्योर जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लिमिटेशंस भी होती हैं। अब आई एम श्योर जो सॉयल है या जो कंडीशंस हैं हिमाचल प्रदेश के वो मुख्तलिफ हैं चेन्नई के, तो वहाँ का जो टेक्सचर होता है अर्थ का वो मुख्तलिफ है, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएंगी, और इससे ख़ास तौर पे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनके पास फिजियोज भी होते हैं, और ये इंजरी कंसर्न्स तो बहुत वैलिड हैं कि अगर कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई इस तरह का ग्राउंड हो, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत जो टीम्स हैं या खिलाड़ी हों उनको भी थोड़ा इस हिसाब से अपनी टेक्निक को, स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ग्राउंड्स एंड पिचेस। बिल्कुल। अच्छा, अभी इरफान ने बताया कि ये जो है ना जो पिच है वो बैटिंग ज़्यादा उसको जो है वो कर रही है, क्या उसको कहते हैं, फेवर कर रही है, तो सेफ टोटल क्या हो सकता है? होना भी क्या चाहिए? देखिए, सेफ टोटल तो जिस तरह का ये ग्राउंड है वो 350 प्लस है, लेकिन आप ये देखें कि आप जो न्यूजीलैंड है, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स के खिलाफ अगर 300-325 ये कर लेंगे तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में सेफ है। नेदरलैंड्स को चाहिए कि जो लास्ट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ उसमें उन्होंने ग्लिम्सेस दिखाए, बैस की लीड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, विक्रम ने स्टार्ट में बहुत अच्छा उनका प्लेटफॉर्म ले डाउन किया, तो उनको चाहिए कि एक तो जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उन्हें चाहिए कि हैवी लोड उन्होंने लेना है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि पिच पे मैक्सिमम वक्त गुजारें, जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे उतना ज़्यादा इनकी टेक्निक में कॉन्फिडेंस आएगा और पिच को ये बेहतर रीड कर पाएंगे, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को बहुत बेहतर रीड कर पाएंगे, और कोशिश करेंगे 50 ओवर्स खेलें। 50 ओवर्स अगर खेलेंगे तो अगर ये मैच जीत नहीं भी पाते तो टारगेट के काफ़ी हद तक क्लोज चले जाएंगे। और आजकल का जो मॉडर्न डे क्रिकेटर है वो बहुत ज़्यादा T20 खेलता है, तो जो इतनी ज़्यादा क्रिकेट इवॉल्व हो गई है, अगर आपके पास विकेट्स हों, इफ़ यू हैव विकेट्स इन हैंड, और आखिरी 5-10 ओवरों में आप 10 रन पर ओवर की एवरेज से भी चेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर नेदरलैंड्स इज के दे शुड try to play long, try to stay on the pitch and at least play 50 overs. अच्छा, स्टैट्स की बात करें अगर न्यूजीलैंड और नेदरलैंड की, तो अभी सिर्फ एक ही ओडीआई इनका वर्ल्ड कप हुआ है और वो भी न्यूजीलैंड ने विन किया है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी लास्ट टाइम की तरह इरफान कि ये नेदरलैंड की टीम जो है वो छोटे प्लेयर्स हैं क्योंकि आपने कहना मेरा हाइट में बहुत बड़े हैं। ऐड भी करना चाहूँगी कि मैं नेदरलैंड की टीम के हवाले से पढ़ रही थी, काउंटी क्रिकेट बहुत खेलते हैं ये, और उससे भी इन्होंने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है, और अब हम ये वाकई नहीं कह सकते कि नेदरलैंड छोटी टीम है। बिल्कुल, और हमें टफ टाइम दिया था इन्होंने लास्ट। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम इसको थोड़ा सा वीकर साइड इसलिए कहते हैं कि ये इनएक्सपीरियंस का ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा ऐसी साइड्स के लिए। 4 दफ़ा आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि ओबियसली बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है न्यूजीलैंड उनकी कंपैरिजन में, तो वो 4 दफ़ा जीती हुई है। बिल्कुल। अब जैसे कुछ 7-8 साल से, कल भी शायद मैंने डिस्कस किया था, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ये लड़के पहले सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, ये जॉब वगैरह कुछ काम करते थे, और ये जब भी कोई इवेंट आता था तो उसमें ये जेल इन करके कंबाइन होके और ये फिर पार्टिसिपेशन करते थे। बट अब लास्ट 6-7 ईयर से या 8 ईयर से सब ने अपना मोड चेंज कर दिया है। अच्छा, सॉरी आपकी बात में काट रही हूं इरफान, इनिंग कंप्लीट हो गई और 322 उन्होंने रन बनाए, यानी कि 323 का टारगेट अब मिला है। इस पर भी हम आते हैं, वही हम 350 का सेफ टोटल की बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट पास ही फिर अब इनके पास क्या था कि इन्होंने जब प्रोफेशनलिज्म लेके आए, इनके प्रॉपर अब बोर्ड बन चुके हैं, लड़के सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते, तो आपने देखा कि इनकी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा आ गई कि इन्होंने आयरलैंड को बाहर किया, स्कॉटलैंड को बाहर किया, जिम्बाब्वे को बाहर किया, वेस्ट इंडीज को बाहर किया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इनसे जो एक्सपीरियंस साइड थी उनको पीछे करके ये आगे आए हैं। और मुझे अभी याद पड़ता 2-3 साल पहले भी पाकिस्तान एक सीरीज खेली थी इनके साथ, तो लास्ट ईयर भी हम खेल के आए,
और तीनों मैचेस बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इनसे जीते थे। तो ये इनके ग्लिम्पसेस हमें पहले ही नजर आ रहे थे कि ये लड़के सारे एक सर्टन ट्रैक ये वाला मैच भी मुश्किल से जीता। तो ये उनकी एफर्ट एक नजर आ रही है और वो जो तगड़ा मुकाबला, और मैं ये मेरा मानना ये है कि ये अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इधर ये थोड़ा कम खेले हुए हैं। अगर यही लेग स्पोर्ट वर्ल्ड कप आपका न्यूजीलैंड में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, या किसी ऐसी कंडीशन के अंदर हो रहा है जिधर ये बहुत फेमिलियर हैं, जिधर ये ज्यादा खेलते हैं, तो मैं आपको सर्टेनली बता सकता हूँ कि ये 10 में से 2-3 मैच या 4 मैच तो मस्त जीत जाएंगे, क्योंकि अब ये इनका प्रैक्टिस का लेवल डिफरेंट हो चुका है। स्ट्रगल कहाँ करेंगे, जैसे मैंने कहा स्पिन डिपार्टमेंट पे करेंगे ये। उनके पास सेटनर बड़े जबरदस्त हैं, उनके पास रविंद्रा है। अब मेरा तो मानना था कि आज उनको इस सोदी को भी डालना चाहिए था ताकि उनका कॉम्बिनेशन बनता। हमने देखा कि भारत ने 3 स्पिनर के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड के पास वैरायटी है, न्यूजीलैंड के पास है, बट और डेप्थ आ जानी थी बॉलिंग के अंदर। बट उनका कंसर्न यही होगा मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड का कि अगर ड्यू फैक्टर आता है तो स्पिनर बिल्कुल वेस्टेड एक बॉलर बन जाता है। फास्ट बॉलर तो फिर चले एक लाइन लेंथ पे सीम और स्विंग नहीं मिलता, बट उसकी एक सर्टन लाइन लेंथ वो मेंटेन कर सकता है। बट स्पिनर जो है उसके लिए जब बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है तो फिर उसकी लाइन भी जाती है, लेंथ भी जाती है, और फिर वो फुल टॉस भी करता है। तो अगर उसने एक ओवर में लेट्स सपोज अगर उसने स्पेल के अंदर 10 ओवरों में 60 खाने हैं तो वो फिर 70, 80, 90 की भी पॉसिबिलिटी मिल जाती है, और फिर आप विकेट लेने की पॉसिबिलिटी भी बहुत मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, केन विलियमसन की गैर मौजूदगी को आप किस तरह देखते हैं? ये मैच भी उन्होंने नहीं खेला, तो आपके ख्याल में कि जो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड आपको लगी? नहीं, अभी नहीं मेरा ख्याल होगा। उन्होंने जिस तरह ओबीसी कैप्टन है, और शायद मेरा मानना यह है कि जितने भी इस टाइम कैप्टन खेल रहे हैं सबसे सीजन्ड और सबसे जिसे कहना चाहिए गेम सेंस रखने वाले कैप्टन है, तो उनकी इंडक्शन तो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह पहले जब इनको इंजरी हुई थी आईपीएल के दौरान तो बोला गया था कि शायद ये वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके, नहीं, बट बड़ा एक मिरेकल ही कहना चाहिए कि जितनी जल्दी उन्होंने रिकवरी की विद इन 5-6 मंथ और वो दोबारा वर्ल्ड कप में आए। अभी भी मेरा ख्याल है उन्होंने प्रैक्टिस मैच जब खेला था तो उनको लगा होगा कुछ ना कुछ, उनको स्ट्रेन फील किया होगा या कोई पेन फील की होगी, तो वो रिस्क से अवॉइड कर रहे हैं। जब उनकी डू एंड डाई की सिचुएशन आएगी मेरा ख्याल है तब इंडक्ट किया जाएगा। जैसे इंग्लैंड का मैच बड़ा वाइटल था, उनके बगैर उन्होंने रिस्क नहीं लिया, और अब तो आज तो बनता ही नहीं था कि उनसे रिस्क लेते। उनकी टीम के कंपोजिशन के लिहाज से, एज ए कैप्टन के रोल के लिहाज से, और ऐसा प्लेयर जो पूरी इनिंग्स को बिल्ड करता है, एंकर करता है और सबको लेके चलता है, उनका होना बहुत नेसेसिटी है टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो क्रंच मैचेस नहीं हैं। जब क्रंच मैचेस आएंगे, जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन आएगी, डिसाइडर आएंगे, तो फिर वो आपको डेफिनेटली नजर आएंगे खेलते हुए। चले मजीद भी इस पे हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और मेरा क्वेश्चन इरफान से है कि जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो आपने रविंद्रा की बात की, तो क्या फ्यूचर में आप उनको एक बेहतरीन ऑलराउंडर देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह हमने पहले मैच में भी डिस्कस किया था कि ऐसा बैट्समैन जिसने बड़ा खूबसूरती के साथ तमाम शॉट्स इसके पास हमने देखी। जब इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेली थी तो हमने इनकी बॉलिंग के तो ऑब्वियसली ग्लिम्पसेस देखे थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पिन बॉलिंग करते हैं, बट वर्ल्ड कप में इन्होंने एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। जब केन विलियमसन नहीं था शायद लोगों ने समझा ये रीज़न है, बट जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं, पहले मैच में हमने देखा कि इन्होंने बड़ी शानदार 123 की इनिंग्स खेली। आज भी इन्होंने 51 पे 51 रन बनाए 55 बॉल्स पे। तो ये इनकी क्लास को बता रही है कि ये एक कंसिस्टेंट किस्म के तमाम शॉट्स रखने वाले बैटर हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपके जो बॉलिंग ऑलराउंडर नॉर्मली होते हैं उनके पास एक लिमिटेड शॉट्स होती हैं, वो रन्स कई दफ़ा बना तो लेते हैं बट शॉट की जो रेंज है वो बड़ी नहीं होती। इनके पास अगर देखा जाए तो फ्रंट फुट पे भी खेलते हैं, बैक फुट पे पुल और हुक बड़ा अच्छा मारते हैं, कट शॉट बड़ी अच्छी है इनकी, कवर ड्राइव मैंने इनको देखा है, फ्रंट फुट पे बड़ा ज़बरदस्त ही खेलते हैं। तो जब इनके पास सारी चीज़ें अगर देखें तो इनकी जो रीज़न थी इनको एज ए नंबर 3 भेजने की वो ये था कि ये डोमेस्टिक के अंदर अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर ये ओपन करते चले आए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस था इनकी मैनेजमेंट को, पता था कि ये टेक्निकली बड़े साउंड है और ये तेज़ भी खेलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा एडिशन है जिससे इनकी जो बैटिंग का कंपोजिशन था उसको बड़ा खूबसूरत एक बंच बना दिया। और मेरा आई एम श्योर कि जब ये केन विलियमसन आएंगे तो अभी देखना पड़ेगा ये ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विल यंग की बात करें थोड़ा सा हमें वीकर लिंक नज़र आ रहा था। आज उन्होंने भी 70 रन की इनिंग बनाई। जो मुझे लग रहा है इन स्पिन के ऊपर फंस सकते हैं वो ग्लेन फिलिप है। कल भी हमने पहले मैच में भी देखा अच्छे रन नहीं बनाए, आज भी शायद प्रॉब्ली 4 या 5 रन बनाए हैं, तो वो मुझे एक थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आ रहा है। बट उनकी यूटिलिटी मैक्सवेल की तरह डिफरेंट है, वो ऑफ स्पिन भी करते हैं और प्लस फील्डर शायद ही दुनिया में इस टाइम उनसे अच्छा कोई फास्ट और इतना जिसे कहना चाहिए सेफ फील्डर हो। तो
तो ये इस तरह के यूटिलिटी फील्डर भी आपका होना टीम में, वो भी 10-15 रन बचा जाते हैं। अच्छा, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वो अभी एक आज न्यूज़ भी काफ़ी खबरों में रही है कि ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इजहार, इस सिचुएशन को किस तरह आप देख रहे हैं? क्या आईसीसी इंडिया पे इस हवाले से कोई अपना असर और रसूख रखता है? क्योंकि हमने तो आईसीसी में ज़्यादा इंडिया का ही असर और रसूख देखा है कि वो इस पे कोई स्टेप ले सकें। देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि जो ये दुबई गई हैं और सारा इवेंट की जो कवरेज कर रही थी उसको छोड़ना पड़ा, वो उनका पर्सनल डिसीजन है या उन्हें फोर्स किया गया है या उसके पीछे मजीद हमें तो नहीं आइडिया कि क्या बिल्कुल इस साल ऐसे अपडेट्स भी नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है क्योंकि जो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है विच इज़ समथिंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स, और स्पोर्ट्स का पार्ट सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, बाकी भी जो सारा कोचेस होते हैं या बैकरूम स्टाफ होता है या आपके मीडिया मैन होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, देर ऑल पार्ट ऑफ दिस गेम। और एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है, देर ऑल पार्ट ऑफ या ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो जहाँ खिलाड़ियों को लुक आफ्टर किया जाता है, वहाँ जो बाकी पार्ट है स्पोर्ट्स का या किसी भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है आपके मुल्क में, तो उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। मतलब वो भी आपके गेस्ट हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसको भी इसको लुक इनटू करना चाहिए कि असल मैटर है क्या और इसको क्या किस तरह हम उनको हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन। इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये जो ट्वीट्स थी ये 8-9 साल पुरानी थी और मेरा ख्याल है तब ज़ैनब का करियर का स्टार्ट भी नहीं होगा शायद। ठीक है, एक तो तब थी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि उन्होंने अभी 5 तारीख को एक ट्वीट किया भारत पहुँच के, उन्होंने कहा कि दोनों के कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, तो आपने उसको भी वैल्यू नहीं किया। दूसरा, वनीत जंदाल हैं ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, और ये पहले भी इनके अगर मैंने हिस्ट्री देखी है तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि जी कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। वो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। अच्छा, इसको और पर्सपेक्टिव में मैं देखता हूँ। अगर आपको लगता था कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है, तो आप इसकी जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसका डिसीजन लेना है या कोर्ट ने डिसीजन लेना है, आप जब वीज़ों की बात हो रही थी आप उसको वीज़ा ही ना देते कि जी इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। हमें भी पता होता, उस ज़ैनब को भी पता होता। हमें डिफेम करने की आपने बुला के घर बुला के, आप देखें ना लोग क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया बात कर रहे हैं, ये डिजर्व भी ऐसे करते हैं। उनके लोग भी अब वो ओबियसली जो एक हेटेड पाया जाता है, हम हमेशा दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं। हमने आप एशिया कप खेलने नहीं आए, हमारे प्लेयर ने बड़ापन दिखाया, हमारे पीसीबी ने बड़ापन दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ापन दिखाया। डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग उन्होंने कहा जी हम टीम को भेजेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये स्पोर्ट्स से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सबसे ऊपर है। और इसी तरह यही एक आपके पास आइस को मेल्ट करने की होता है। इवन एशिया कप में हमने उनके जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट उनको बुलाया भी, ठीक है, उनके चेयरमैन आए भी हमारे पास। तो हम तो हर जगह पे आपको हॉस्पिटैलिटी भी दिखा रहे हैं, बड़ा होने का सबूत भी दे रहे हैं, अपने आप को हर जगह पे दिल झुकाना भी बड़ा दिखा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत सैड है कि, और मेरा ख्याल है कि जो एक हम बात कर रहे थे पिचेस के बारे से बात कर ले, वेन्यू की बात कर ले, अब जो ज़ैनब का इंसिडेंट हो गया तो आईसीसी तो जो बात करते हैं कि ये तो समहाउ बीसीसीआई है, तो एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये ब्रॉडकास्टर ना बीसीसीआई के थे ना भारत के थे, ये आईसीसी के थे। आईसीसी का डिसाइड करते हैं और वो करते हैं। जैसे हमारे 2-3 और कमेंटेटर भी, रमीज राजा गए हुए हैं, वकार यूनुस उधर है। तो अगर आप ये सोचे, जस्ट इमेजिन कि आप किसी भी उनके लोग भी आप अपने पे रख के देखते हैं ना जी, अगर उनके भी इसी तरह कोई भी कमेंटेटर्स हैं या उनके ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान आते हैं, हमारे अभी भी पीएसएल के अंदर उनके ब्रॉडकास्टर आते हैं, आपने कभी किसी के वाले से न्यूज़ नहीं देखी होगी। और मैं क्योंकि हम थोड़ा सा अंदर की न्यूज़ ज़्यादा समझते हैं, स्पोर्ट्स एंकर, तो हमें बड़ा क्लियरिटी से पता है कि उनको क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है, चाहे वो नॉर्मल चीज़ों के लिहाज से बात करें, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से हम बात करें, कि एक्स्ट्रा पैम्पर किया जाता है कि किसी तरह का कोई बुरा मैसेज ना जाए, किसी तरह से वो डिस्कम्फर्ट ना हो। हम तो इस तरह लेके चल रहे हैं, तो आप उसको इतना एज ए ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों के कि आप अच्छा आ गया जी इनको भेज दे। अच्छा, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि देखें एशिया कप में भी क्या इम्पैक्ट हुआ कि इनकी वजह से सारे मैचेस भी खराब हुए, अभी भी जो कुछ ये कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान आईसीसी पे तो बात करेगा, ये इधर आपकी डिप्लोमेसी यूज होगी। अब डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीबी को चाहिए कि तमाम बोर्ड्स को भी ऑन बोर्ड करे कि आज ये जो चीज़ हमारे साथ कर रहे हैं ये कल को आपके साथ भी कर सकते हैं। और आगे जिस तरह पाकिस्तान ने होस्टिंग करनी है इंशाल्लाह
चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो वो हमने उसको होस्ट करना है। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर करते चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है जो उधर उनके प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच है या सोच उनकी हमें नज़र आती है वो उनकी नेशन में भी अब नज़र आना शुरू हो गई है। एक तरफ तो हमने देखा कि जब पाकिस्तानी टीम लैंड की तो बड़ा अच्छा वेलकम किया, अब वही मैं कह रहा हूँ कि एक कदम आप आगे जाते हैं, 2 कदम फिर पीछे हट जाते हैं आप, ठीक है। उनके मैं फिर भी लोगों को ब्लेम, अभी भी ये इस चीज का शौक पाया जाता है, पसंद किया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। देखिए आयशा, असल में देखें उनका कल्चर, उनका रहना सहना, उनका बात करना, उनका खाना पीना 99% हमारे से सिमिलर है। चले एक्सेप्ट रिलीजन कर लेते, फिर उधर भी मुस्लिम बहुत रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उधर हिंदू ही रहते हैं। तो ये रिगार्डलेस इन चीज़ों से बियॉन्ड जाना चाहिए और एज ए ह्यूमैनिटी को सबसे पहले परवेल करनी चाहिए। बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है कि ये किसी भी पार्ट के ऊपर हमने हमेशा अपना बड़ापन का सबूत दिखा रहे हैं, हर चीज़ में दिखा रहे हैं, बट उनकी तरफ से जब ऐसी सैड चीज़ आती है पीसीबी को भी कंडेम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी कंडेम करना चाहिए। और जैसे अभी हम बात करें कि फॉरेन ऑफिस को इस पे जरूर कुछ होना चाहिए। उनके इवन मेरा तो मानना ये है कि उनके मिनिस्टर को हमको बुला के, फॉरेन ऑफिस को बुला के उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या रीज़न है, ये किस तरह आप कर सकते हैं, और ये जो दुनिया में जो मैसेज गया है ये बड़ा बुरा गया है। और मेरा ख्याल है हमें या ज़ैनब को इसमें बुरा अपने आप को या कहीं समझने की जरूरत नहीं है, ये उनका हेटरेड है जो नजर आया कि जो इस तरह कर रहे हैं। हमने तो बड़ापन किया, अगर हम अपने बंदे ना भेजते तो फिर सोचते इन पे क्या गुजरती जिस तरह ये करते हैं। बिल्कुल, तो हम तो मेरा ख्याल है हर जगह अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से हमने हमेशा देखा कि अग्रेसिव जो अप्रोच है वो हमें नजर आती रही है। तो बिल्कुल बात मैच की दोबारा एक और जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह के इंसिडेंट से जो स्पोर्ट्स पे हर एक का तवज्जो होनी चाहिए कि क्या कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, किस खिलाड़ी ने अच्छा खेला, किसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, या एक एज अ होस्ट इंडिया कैसे इस इवेंट को लेके चल रहा है, या उससे सबकी नज़र हट जाती है। और हालांकि स्पोर्ट्स, बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन, हमारी कोशिश होती है कि हम क्रिकेट को फॉलो करें, देखें और उसको डीपली देखें, एनालाइज करें कि कैसे क्या 4 साल जो है वो वेट किया जाता है वर्ल्ड कप का। तो फिर ये दिस इज आल्सो एन अनफॉर्चुनेट पार्ट जो इस एक फैसेट ऑफ दिस इंसिडेंट एज वेल। अच्छा, धर्मशाला की पहले भी हम बात कर रहे थे, तो इजहार अब जैसे कि कल इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच वहाँ पर होने जा रहा है और इंग्लैंड के जो कैप्टन है उनकी तरफ से खिलाड़ियों को ख़ास तौर पे हिदायत दी गई हैं कि बहुत एहतियात से इस वाली पिच पर खेलें, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि कुछ इंजरीज का ख़तरा पहले भी था। तो अब कल पिच का तो इतना, मैं सॉरी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पिच तो फिर भी रीजनेबल है, वेयर टेयर तो उसमें आएगा, क्रैक्स थोड़े हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो आउटफील्ड है वो सैंडी है, उसका क्योंकि एनवायरनमेंट उधर कैसा है, तो उधर वो आपका जिस तरह की आपकी सॉफ्ट आपकी होनी चाहिए सरफेस उस तरह का नहीं है। ग्रास ऑब्वियसली है बट नीचे सैंडी है, वो जिसकी वजह से आप जब स्केट करते हो या डाइव मारते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो पाँव फंसता है या आपको हार्ड सरफेस भी होता है। देखिए बहुत सॉफ्ट होगी, सैंडी ज्यादा होगी तो रीजनेबल है, कम होगी तो इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं, आपके लेगमेंट जो है उसको फटने का चांस है, उसका प्रॉब्लम आ सकता है। इसका ये उनका कंसर्न था, तो ऑब्वियसली वो देख रहे हैं। ज़ाहरा आप भी कुछ ऐड करना मैं ये बात करूंगा कि ये जो कल वाला मैच है इंग्लैंड का बांग्लादेश का, इट्स व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश अ बनाना स्किन। ये बड़ा मुश्किल मैच है। इंग्लैंड पहला मैच हार चुका है न्यूजीलैंड से, बांग्लादेश पहला मैच जीत चुका है अफगानिस्तान से। इंग्लैंड 2 के इस टाइम बड़ी फैंटास्टिक टीम है, ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट खेलती है और उनके जो बेसबॉल मॉडल है बड़ा सक्सेसफुल रहा है पिछले 1-2 साल से, T20 वर्ल्ड कप विनर्स हैं। तो इस लिहाज से लेकिन वो पहला मैच जो हार गए हैं उस वजह से उनके जहन में थोड़ा डाउट होगा, एलिमेंट ऑफ डाउट कि हमने कैसे वो एक डेफिनेटली जो लॉस होती है इट क्रिएट्स डाउट इन योर हेड। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत वो अंडर प्रेशर होंगे। और बांग्लादेश आर हैप्पी, एक तो वो धर्मशाला में पहला मैच खेल चुके हैं तो इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत धर्मशाला का बेहतर एक्सपीरियंस आइडिया है कि उस ग्राउंड पे हमने कैसे खेलना है। अच्छा। और सक्सेसफुली उन्हें अफगानिस्तान को हराया हुआ है। दूसरा वो पहला मैच जीत चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस आया होगा। तो ये एक ऐसा मैच है जिसमें पोटेंशली अपसेट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो धर्मशाला के ग्राउंड एंड कंडीशन बड़े यूनिक किस्म के, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे ये स्टेडियम है, जिस तरह यहाँ पे मरी है वहाँ पे इस तरह का एक एरिया है हिमाचल प्रदेश में है और हाई एल्टीट्यूड पे। तो इस हवाले से भी एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे खेलने के लिए एडजस्ट होने में शायद प्लेयर्स इतना इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन देन अगेन इंग्लैंड भी इसी तरह के एक ऐसे ठंडे मौसम में खेलते हैं और पिचेस भी वो इस तरह की हार्ड सरफेस होते हैं, तो शायद उनके लिए इस लिहाज से थोड़ा ये एडवांटेज तो है।
बट लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट दिस। अच्छा, जो आज भी जो दो टीम्स आपस में खेल रही हैं, एक टीम हमसे हारी हुई है और एक इंग्लैंड से जीती हुई है, तो ओवरऑल जो है न्यूजीलैंड की आज की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? और सेकेंडली जो है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया रजिंदर ने, तो उस पर भी थोड़ा आप देखिए अभी जैसे रचन रविंद्रा की बात की, बड़ा अच्छा इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने सेंचुरी भी की हुई है। कॉनवे ने बड़ा अच्छा किया हुआ था पहले मैच में, आज वो ज्यादा रन नहीं कर पाए, तो ओवरऑल सब ने ही, लथम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मिचेल ने भी अच्छा आके 48 की इनिंग्स खेली, तो ओवरऑल सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। बट मेरा ख्याल है कि वो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड वाले कि शायद हम थोड़ा सा 20-25 रन शॉर्ट हैं, जो उन्होंने शायद इस मैच के अपोजिशन को देखते हुए कितना करना चाहिए था, बट दे आर इन सेफ मोड। 90% मेरा ख्याल है चीज़ें उनके फेवर में हैं, उनका अटैक अच्छा, सिर्फ एक जो 10-15% की हम मार्जिन दे रहे हैं वो यही है कि अगर ड्यू जल्दी आ जाती है और उनकी विकेट्स इन हैंड रखते हैं तो देयर इज़ अ चांस। ये हम बिल्कुल उसको, जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका का श्रीलंका का मैच देखा तो हमने कहा था 99% जो साउथ अफ्रीका वो जीत चुका है, तो इन पे हम अगर 10-15% या 20% अभी भी चांस देंगे नीदरलैंड को, इसी वजह से देंगे ड्यू की वजह से। अगर ड्यू ना होती तो शायद हम कह रहे होते कि 99% ये न्यूजीलैंड ये मैच जीत चुका है, तो इसलिए उन्होंने भी इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चेस का फैसला किया कि हम चेस की तरफ जाएंगे, और ये मेरा ख्याल है आपको बड़ा ऑब्वियस हो चुका है। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था यूएई के अंदर खेला गया था, उस पूरे वर्ल्ड कप में ड्यू थी, ये अक्टूबर का सीजन था, नवंबर का, और हर टीम टॉस जीत के चेस की तरफ जाता था और 99% हम देखते थे वो मैच। इरफान, हमने एशिया कप में भी यही बात की थी और ये सवाल बार बार उठाया था कि जब ये वेन्यू डिसाइड किया जाता है, मंथ भी डिसाइड किया जाता है, तो क्या इन फैक्टर्स को, ये ड्यू फैक्टर हो गया या ये क्लाउडी वेदर हो गया, इन चीज़ों को क्या नहीं मद्देनजर रखा जाता? बिल्कुल रखा जाता है इसमें, लेकिन दो रीज़न थी ना। अभी श्रीलंका का आपने देखा, एशिया का पूरा कोलैप्स हो गया, हमारी भी पीछे मानसून चल रही, तो भारत में मानसून चल रही थी, बिल्कुल, तो वो मानसून के जस्ट खत्म होने के बाद इसको सिलेक्ट किया गया। अब वो आईसीसी इसको समहाउ इस तरह भी लेती है कि इसके अलावा विंडो कोई नहीं बचती आपकी, कि आपके एटलीस्ट मैचेस हों। अगर वो मानसून है या जाके अगर आप उसको दिसंबर जनवरी में ले जाए तो ज़्यादा ठंड हो जाती है, सही। तो आपके दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, जिस तरह हमारे इधर बहुत देर आपका शाम मगरिब आपकी 5:30 या 5 बजे तक आ जाएगी, तो वो जब ठंडी कंडीशन के अंदर खेलना बहुत मुश्किल है, फिर फैंस का बैठना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्लाइमेट के लिहाज से ये आइडियल कंडीशन उस लिहाज से थी कि ना सर्दी है ना गर्मी है, एक मॉडरेट किस्म का वेदर, और फिर अभी जैसे अच्छा होना शुरू हो गया, ये आगे नवंबर तक आपको पता प्लेजेंट हो जाता, और तो ये उन चीज़ों को भी देखते हैं। बट आपका क्वेश्चन वैलिड है कि उसमें ये देखना चाहिए, बट आपने पूरे साल में विंडो देखनी है ना, आपकी एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज भी चल रही हैं, फिर और कुछ भी चल रहा है, तो आपने वो मंथ को भी देखना होता है कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसके अंदर मैचेस हैम्पर नहीं होंगे। शुरू में आपने प्रैक्टिस मैचेस भी देखे कि सारे 50% मैचेस नहीं हो पाए कि बारिशें हो रही थी, अब रुक गई हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि क्लाउडी है, कुछ है, तो उसके जो जाते जाते मानसून के आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये आपने इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के करना होता है। फिर आईसीसी कहता है कि ये भी लक पे है, आप ऐसा खेल के दिखाएं। इसमें मैं और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हर क्रिकेटिंग नेशन का एक क्रिकेटिंग सीजन होता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नॉर्मली खेली जाती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में या मार्च में भी, जो गर्मी का मौसम है वो उस टाइम गर्मी। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्रिकेट खेली जाती है मई, जून, जुलाई, अगस्त इस सीजन में, और सितंबर ये, और वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ में भी इसी लगभग सीजन में खेली जाती है। जो इंडिया पाकिस्तान है ये मिड वाले है फेजेस हैं, जो यहाँ जहाँ ऑटम होते हैं, स्प्रिंग होता है, और विंटर में भी थोड़ी क्रिकेट खेली जाती है इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट के या बायलैटरल सीरीज होती हैं, वो फिर आपने PSL को भी एडजस्ट करना है, IPL को भी, इस तरह पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग लीग्स हैं, दूसरी बिग बैश है, तो स्केजुलिंग में सारा कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने इन चीज़ों को भी अकाउंट फॉर करना होता है। तो ये वेदर, तो जिस तरह इरफान ने कहा कि ये क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से तो आइडियल है। जिस तरह आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2011 में इंडिया में, वो भी ये ऑटम में हो रहा है, स्प्रिंग में हो रहा था, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो था। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में नॉर्मली जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो या तो ऑटम में होते हैं या स्प्रिंग में होते हैं, तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसी के हिसाब से वो अब वही वाली स्केजुलिंग करते हैं। अच्छा इरफान, अभी आप बात कर रहे थे फैंस के हवाले से, उनके इंटरेस्ट के भी हवाले से, मैं सुन रही थी कि इंडियन जो फैंस हैं वो उस तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर 38,000 के लोगों की गुंजाइश वाला स्टेडियम है तो वहाँ पे 32,000 या 33,000 इतने मैक्सिमम लोग जा रहे हैं।
लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या फिर प्लानिंग ऐसी नहीं इतनी अच्छी की गई। मैं जय शाह का भी एक देख रही थी बयान, वो जो फैंस हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बता रहे थे कि उनको मिनरल वाटर की बोतलें दी जा रही हैं। देखिए, एक तो 2-3 इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि आपकी टिकट की प्राइस को देखना पड़ेगा, आपको रीजनेबल करनी पड़ती है। हमारी कैपेसिटी सब कॉन्टिनेंट के लोगों की इतनी ज़्यादा होती नहीं कि वो परचेज कर सके। दूसरा ये है कि आप अपने मैचेस, जब जैसे भारत का मैच किसी भी स्टेडियम में होगा तो आप वो होम साइड है, तो हर एक ने उसको देखने चले जाना है। तो आपने वेन्यू की डिसाइड करते हुए देखना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान का मैच है तो उधर क्या मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है। अच्छा, इंग्लैंड का मैच है, किसी ऐसी जगह पर रखा जाए, धर्मशाला की जगह मुंबई में रखें आप, ठीक है, जहाँ लोग इंग्लैंड को देखने आए। अब मुंबई में मेरा ख्याल किसी भी टीम का मैच रख देंगे तो वो जरूर आएंगे देखने के लिए, या दिल्ली में आप रख देंगे तो देखने आएंगे। तो वेन्यू भी बड़ा मैटर करता है। तीसरा ये कि अभी वर्ल्ड कप का ना मोमेंटम बन रहा है और डे नाइट मैचेस हैं, लोग ओबियसली अपनी अर्निंग और दूसरे मामलात कामकाज के लिहाज से भी बिजी हैं। बट यू आर राइट कि आपका वर्ल्ड कप जैसे 4 साल बड़ा इवेंट आ रहा है। मैं पाकिस्तान को अगर माइंड में रख के देखूँ तो मेरा ख्याल है कि अब किसी भी टीम का मैच हो तो पाकिस्तानी चले जाएं। बट उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आपकी टिकट की प्राइस क्या है। वो अगर बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी से बियॉन्ड है, जैसे एशिया कप को आपको याद होगा शुरू में प्राइस हम होस्ट थे तो हमने ज़्यादा रखी हुई थी। तो जब श्रीलंका में आपने देखा कि स्टेडियम खाली थे, फिर इन्होंने प्राइस पीसीबी को कम करनी पड़ी। जैसे ही कम किया तो हमने देखा कि श्रीलंका ने हर मैच में आना शुरू कर दिया। तो एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली हर चाहता है, और पाकिस्तान इंडिया तो इसको लेते ही सेकंड रिलीजन के तौर पे हैं और बहुत ज़्यादा। अच्छा इरफान, मेरा लास्ट ये है कि जाते जाते ये भी हम बताते जाएं, चलें आपसे ही पूछ लेते हैं कि इजहार से भी पूछ सकते हैं, दोनों से जो बता दें कि जो अभी तक का टारगेट मिला है 3-3 का नीदरलैंड को, तो क्या बैटिंग अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, बड़ी इसमें सिंपल है। अगर जिस तरह की इन्होंने अप्रोच पाकिस्तान के खिलाफ रखी थी तो मेरा ख्याल है उस पर इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि विकेट्स इन हैंड रखें और हम कहें जी एंड में जाके करेंगे, तो मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टोटल बहुत ज़्यादा है। 323 है, पाकिस्तान की दफ़ा चले फिर आपका 280 समथिंग था, तो अभी ये उससे भी 50 रन ज़्यादा है। तो आपको पहला काम ये करना है कि चांस लेना पड़ेगा पावर प्ले पे। पहले 10 ओवर में कोशिश करें किसी तरह 70-80 एक बनाए मिनिमम, और फिर वेट करे, ड्यू आती तो फिर चार्ज करे। तो ये मेरा ख्याल अप्रोच के साथ जाएगा। इरफान, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन जुड़े रहे, और हाँ, रात 11 बजे तस्वीरों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।